मेरे कोई आ गया कार्यक्रम है और इसमें प्रथम बार यहाँ पर हमारे अशोक कुमार जी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उनका तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आप लोग एक बार शूट कर लें, फिर उसके बाद आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं अध्यक्ष से चाहूंगा कि वो हमारे आज के अतिथि अशोक कुमार जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है हमारे अशोक कुमार जी ने, जिन्होंने कि अभी कल ही घोषणा की कि वेलफेयर जो पुलिस के लिए उन्होंने सोचा है, साप्ताहिक छुट्टी सोची है। ये ऐसे पद पर बैठने के बावजूद इस नीचे लेवल तक सोचना, गरीबों के लिए सोचना या सिपाहियों के लिए सोचना, मैं कहूंगा कितनी बड़ी बात है। और इससे पहले सिर्फ सोचा ही नहीं, इससे पहले पूरे उत्तराखंड में हर जिले में घूम घूमकर इन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, उनके जज्बात को सुना, सिपाहियों के। और जरूर सोचना चाहिए कि ऐसा डीजीपी जो बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा हो, उनका हम यहाँ पर वैसे मिलिए कार्यक्रम करें। साथियों, यहाँ पर उनकी जो शख्सियत है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं जो मतलब मैं कहूंगा कि शायद पहले ऐसे कार्यक्रम में नहीं आए। पुलिसिंग जो मैं चाहता हूँ वो मैंने अपना पिछले 2 महीने में अच्छे से पूर्व अध्यक्ष आप सभी को मैं नाम से जानता हूँ, इसलिए नाम मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले कि आपने मुझे बुलाया अपने बीच, और दूसरे ये कि जिस तरह की पुलिसिंग की मेरी परिकल्पना थी वो मैंने 30 नवंबर को एक वीडियो जारी किया था अपने पुलिसकर्मियों के लिए, उसमें ही स्पष्ट कर दी थी। और अगर आप मेरे पिछले 60 दिन के कदम देख रहे होंगे तो हर दिन मैंने उन्हीं की उसी परिकल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं अपने पुलिसकर्मियों से कहता हूँ कि सबसे पहले हमारी ड्यूटी आम जन के प्रति है, क्योंकि पुलिस को हमने जनता के लिए क्रिएट किया है, पुलिस के लिए क्रिएट नहीं किया पुलिस। तो पुलिस आम जन के लिए बनी है, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि जो हमसे अपेक्षाएं हैं वो हम उसको अच्छे से निभाएंगे। जो नहीं करेंगे फिर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, ठीक है। चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे वो शिकायतों का निस्तारण हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हो, या नई चुनौतियां ड्रग्स है, साइबर है। तो हर फील्ड में हमें अपने को सिद्ध करना है, हर फील्ड में हमें अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है। ये मैंने पुलिसकर्मियों को पहला संदेश दिया है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है। जो इसमें फेल होगा तो उसके लिए कोई माफी का कोई कॉलम। दूसरा मैंने कहा है कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो वो डिसिप्लिन ही रहनी चाहिए। इसमें इनडिसिप्लिन किसी भी रूप में नहीं टॉलरेट किया जाएगा। जो समाज के बीच पुलिस की छवि को खराब करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, जो मैंने कहा ट्रिपल पावर पुलिस के पास है, वर्दी है, हथियार है और कानून की पावर है FIR करने की, अरेस्ट करने की। तो जो अपने अधिकारों का, ये अधिकार हमें सरकार ने आम जन के लिए दिए हैं, पीड़ितों की रक्षा के लिए दिए हैं, असहाय लोगों की को न्याय दिलाने के लिए दिए हैं। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है देश का, उसमें रिच और प्रभावशाली, इन दो लोगों को तो अपने आप ही न्याय मिल जाता है, मतलब वो न्याय को पाने में सफल हो जाता है। किंतु जिनको नहीं मिल पाता वो असहाय और गरीब लोग हैं। तो पुलिस की, इसका मतलब उनको पुलिस की ज्यादा जरूरत है। तो पुलिस आमतौर पर, मैं तो बार बार ओपनली बोलता हूँ कि सामान्यतः पुलिस भी वो रिच और इन्फ्लुएंसर की तरफ खड़ी होती है। ऐसा न करके हमारा कर्तव्य है कि हम गरीब और असहाय का साथ दें, उसको न्याय दें। तो जो इस ट्रिपल पावर का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करेंगे तो उनको कठोर सजा दी जाएगी। ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ और अभी तक हमने किया है। और लास्ट पॉइंट पे मैंने कहा है कि अगर आप मेरा परफॉर्मेंस पूरी करेंगे और अगर आप जो है डिसिप्लिन रहेंगे, पुलिस की छवि को ऊपर लेकर जाएंगे, आम जनता के प्रति को न्याय दिलाएंगे और ऐसा माहौल करेंगे कि उनको पुलिस से बात करके खुशी महसूस हो,
तो फिर आपके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी है। तो हमने उनके कल्याण के लिए भी, चाहे उनकी लिविंग कंडीशन जो हो, चाहे उनकी सर्विंग कंडीशन जो हो, उन सबको बेहतर करने का प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। और इसी दिशा में हमने सरकार से भी समन्वय स्थापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच बुलाया। उनको हमने हम क्या कर रहे हैं वो बताया, क्या करने जा रहे हैं वो बताया, और हमारे अपनी समस्याएं इश्यूज क्या है वो बताया। तो उन्होंने भी उसमें बहुत ही, सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें बहुत सकारात्मक रूप दिखाया है। तो मुझे विश्वास है कि उसके थ्रू उत्तराखंड पुलिस और आगे बढ़ेगी। अगर आपके कोई भी सवाल हो किसी भी टॉपिक से जुड़े, मुझे खुशी होगी कि मैं उनके बारे में बोलूँ। धन्यवाद। अभी भी एक आम आदमी एक पुलिस थाने में जाने में कभी भी हिचकता है, एक सम्राट आदमी भी पुलिस में जाने में हिचकता है। वो इधर उधर करके अगर आप पे आएगा तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आएगा। तो ऐसा तो ये जो हर्डल है, जिसका जो हिच है, ये कैसे दूर होगी? देखिए, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, तभी मैंने इसको एकदम मेन मुद्दा बनाया। समस्या है, इसमें कोई शक नहीं, किंतु मेरे विचार से जितना यूपी में था उससे हम कहीं बेटर हो चुके हैं। और जिस तरह मैंने इसको एजेंडा के रूप में लेके चल रही हूँ, तो मैं यही आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम इसमें और बेहतर बनाएंगे और बहुत सारे सिस्टम ऑनलाइन कर देंगे। जो हमारी देवभूमि ऐप है, उस पर आप अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी उस पर करा सकते हो, गुमशुदगी किसी की दर्ज करा सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, और चीजें ऑनलाइन करेंगे, और लोगों को भरोसा, लोगों का विश्वास, जैसे हमने कोरोना में जीता है। आपने देखा कोरोना में से पहले पुलिस की विश्वसनीयता 30% थी। कोरोना के दौरान नेशनल लेवल स्टडी हुई है, 90% हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा विश्वसनीयता उतनी ही रहे, उसको बना के रखें। ये देखिए, पुराना मिसट्रस्ट है, और वो हम ही लोगों की कमी की वजह से हुआ है। जो आता है तो उसको जो है वो नहीं मिलता, खाने पे उस तरह का स्वागत का माहौल नहीं मिलता, उससे तू तड़ा की भाषा में बात की जाती है, या उसकी कंप्लेंट रिसीव नहीं की जाती, या उस पर एक्शन नहीं होता। ये सारी बैकग्राउंड है कि वो थाने जाने से डर। इस बैकग्राउंड को हम बदल देंगे, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा फोकस करके इस पे काम कर रहा हूँ। तो इस बैकग्राउंड को बदलेंगे। सर मेरा एक सवाल एक सर आपने कहा जैसे किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही को बरता नहीं जाएगा, लेकिन निरंतर ऐसा बार बार देखा जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी है ई रिक्शा वालों से और ऑटो वालों से विक्रम से गाली देकर बात करते हैं। अभी भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि कल खुद मैंने भी ये चीजें देखी हैं। कल सीएम का कार्यक्रम था गांधी शताब्दी अस्पताल में, उस दौरान मैंने ये चीजें देखी हैं। देखिए, जो कोई भी जुर्माना हमारे संज्ञान में लाया जाता है तो 100% उसकी जांच होती है, और जांच में कोई भी अगर उसकी कमी पाई जाती है तो 100% कार्रवाई होती है। हमने कोई उसमें टॉलरेंस, कहीं भी हमने टॉलरेंस नहीं रखा, जीरो टॉलरेंस है उसमें। जी सर। इस आपके कार्य भार संभालने के बाद फोर्स और एजेंसी के बीच मतभेद उभरने के समाचार आ रहे हैं। इन चीजों को आप कैसे निपटेंगे? स्टेट की एजेंसी और पुलिस कर्मियों के बीच कुछ मतभेद उभर रहे हैं सामने। मतभेद उभर के आए हैं, खबरें आ रही हैं, और खबरों को हम अपने दो तरीके पुष्टि भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जब आप नए नए डीजीपी बने हैं, आप कैसे इसको सेव करेंगे? दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि आप 1.5 साल से ज्यादा समय निकालेंगे, केंद्र सरकार आपको प्रतिनियुक्ति पे बुला रहा है। ये खबरें जो है अस्थिरता की माहौल को खराब करने के लिए आ रही है, इसको आप कैसे निपटेंगे? समझ गए सिटी जी और बाकी सभी लोग। पहली बात तो जैसा मैंने खुद कहा कि स्टेट की एजेंसी और पुलिस के बीच में समन्वय की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा 15 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस उठा जाए। और अगर आपने ये भी नोट किया हो, उनके साथ में गृह सचिव होते थे, सचिव मुख्यमंत्री थे, वित्त सचिव थे। तो इसलिए हम तो अपनी ओर से हमारा बेस्ट प्रयास है कि हम कोऑर्डिनेशन शासन से समन्वय करके, शासन भी हमें कोऑपरेट कर रहा है, तभी तो ये सब हो पाया, उनके बिना कैसे हो। तो बाकी कोई कुछ बोलता है उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। जो दूसरा आपने पॉइंट बताया अस्थिरता का, उसमें कृपया करके बिल्कुल आप निश्चित रहिए। मैं अपने मन से, मेरा टेन्योर 3 साल का है रिटायरमेंट से पहले, तो 2 साल सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 2 साल का टेन्योर
फिक्स है, आप लोगों को अगर आइडिया हो डीजीपी। तो मैं 2 साल तो मिनिमम मान के चल रहा हूँ, उसके आगे जितना भाग्य में लिखा हो वो तो कम से कम मान के चल रहा हूँ मैं। तो तीनों कर रहा हूँ और मुझे उत्तराखंड इतना प्रिय है कि मैं बिल्कुल छोड़ के जाने वाला हूँ। ये पुलिस एक्ट में भी ये पुलिस एक्ट में भी है। पुलिस एक्ट से तो बड़ा है ना, सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे बड़ा। पुलिस एक्ट में तो बहुत सारी क्लॉजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो जाने से पहले फिर आदमी 10 बार सोचना भी पड़ता है। जी मेरा एक सवाल है। मैंने खुद कहा कि मुझे उत्तराखंड इतना प्रिय है कि मैं अपना पूरा समय यहाँ बिताना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय करा दूँ। सर मैं दैनिक समाचार पत्र शिखर संदेश का प्रतिनिधि हूँ और तो मेरा ये जानना चाह रहा था सर, ये इस तरह के उदारीकरण के जो कार्य कर रहे हैं ये अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं और ये आप जो कर रहे हैं क्या है आपका अपना विवेक है या इसके लिए कहीं से प्रेरणा भी मिली आपको? देखिए ऐसा है कि हमने पुलिस में 31 साल पूरे हो गए, 32वां साल शुरू हो गया। तो जो हमने देखा महसूस किया उसी के हिसाब से ये सब प्लानिंग है मेरे दिमाग में चलती रहती थी, क्योंकि जब तक आप नंबर 1 नहीं होते तब तक आप बहुत सारी चीजें नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। नंबर 1 के रूप में आप बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी पुरानी सोच है। जैसे मैंने किताब लिखी 20 साल की सेवा के बाद, तो तब भी आपकी सोच और ज्यादा कंक्रीट होगी। खाकी में इंसान है वो, मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था फ्रीडम के लिए पॉलिसिंग का, वो धीरे धीरे शेप लेता गया। तो उससे मेरी अपनी थॉट प्रोसेस भी क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो वो उस सब को पहले से मैं सोचता रहा हूँ तो उसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे नए स्टेप्स सभी स्टेट्स में ले जाते रहे। हम लोगों की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है डीजीपी की, उसमें वो डिस्कस किए जाते हैं, तो कुछ आइडियाज हम वहाँ से भी लेते हैं। जैसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस का आइडिया, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली बार ऑनलाइन हुई, मैंने चार्ज लेती हुई थी 2 से 5 दिसंबर। पूरे देश में हर साल होती है डीजीपी कॉन्फ्रेंस जिसमें प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर आते हैं, तो इस बार पहली बार ऑनलाइन हुई थी। उसमें ये प्रकाशन जिले का एक प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ऑनलाइन वीसी का आइडिया था, वो ग्रीवेंस रिप्रेशन हमने वहां से पिक कर लिया। तो अच्छे आइडियाज कहीं से आए। अभी मेरे को इतना अच्छा लगा ये आइडिया कि भाई आदमी अपने मोबाइल पे अवेलेबल है, कंप्लेनेंट थाना अध्यक्ष अपने थाने में बैठा है, एसपी अपने एसएसपी ऑफिस में बैठा है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, उसकी शिकायत आप कह रहे हो हमने निस्तारित कर दी, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो एकदम क्लैरिटी हो जाएगी ना कि कौन सही है कौन गलत है, आमने सामने बात होगी। तो इस तरह का है, कुछ हमारे अपने आइडियाज हैं, कुछ कहीं और से मिले हैं जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप यहाँ हमारे बीच में आए। एक क्वेश्चन मेरा ये है सर कि सामान्यतः जो है ये देखा जाता है कि पुलिस को यदि ये सूचना दी जाए कि फला फला जगह अपराध हो रहा है, तो पुलिस जो है वहां वेट करती है कि जब अपराध घटित हो जाए उसके बाद पहुंचे। फिल्मों फिल्मों की बात नहीं सर, तो मैंने एक बार एक पुलिस अधिकारी से ये पूछा तो उन्होंने इसका एक बहुत लंबा जवाब दिया, उसका शॉर्ट बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जब अपराध कहीं हो रहा हो और अगर मान लिया पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाए तो वो इंटरफेरेंस करेगी पुलिस, तो होगा क्या कि कल को उसमें से एक पक्ष जो है जो भी उसमें अनसेटिस्फाइड हो जाएगा या जिसके भी खिलाफ जाएगा, तो वो जनाब फिर हमारी शिकायत करता है कि पुलिस ने फला पक्ष का पक्ष लिया और फिर हमारे खिलाफ जो है वो शिकायत करता है, फिर उस पर जांच बैठती है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कई जांचें जो हैं हम भी झेल चुके हैं। तो सर ये जो टैक्टिस है, क्या ये टैक्टिस जो है कि यदि एक सूचना मिल जाए कि वहां अपराध हो रहा है, तो क्या वास्तव में ऐसा है कि पुलिस वहां पर देर से पहुंचती है, पुलिस को देर से पहुंचना चाहिए, या पुलिस का सिस्टम ऐसे हो गया कि जैसे आपका कचहरी में काम हो रहा है या तहसील में काम हो रहा है, जैसे क्लरिकल काम हो रहा है, कोई शिकायत आएगी तो हम काम करेंगे, है ना? ऐसा है कि ये आपने कहा, पहली बात तो सच नहीं है। दूसरी बात, जो कोई ऐसा पुलिसकर्मी 1-2% तो हमारे यहाँ भी महान होते हैं। अगर कोई ऐसा पुलिसकर्मी, तो ऐसे पुलिसिंग को मैं निकृष्ट मानूंगा, ठीक है। हम तो हेड ऑन लेने वाले हैं, एकदम फ्रंट फुट वाले। अगर सूचना आ रही है तो सबसे पहले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो वेट कर रहे हैं वो बेवकूफ है और बहुत ही पुअर दर्जे की पुलिसिंग है। कोई भी जस्टिफाई करने का प्रयास करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
सर मेरा एक सवाल ये है कि एम्पावर नहीं होता है, क्या ट्रैफिक में हो, कई बार ये होता है कि बहुत इन्फ्लुएंस जो लोग होते हैं वो मतलब पुलिस को दबा देते हैं इस तरह से। तो क्या हम डिसाइड रैंक के पुलिस कर्मी को जो फ्रंट मतलब एकदम फील्ड पर है उसको एम्पावर करने के लिए प्रयास करेंगे या आप? ये काफी बड़ा मुद्दा है जो पटवारी आपने उठाया है, क्योंकि ये हमारे इथोस की भी बात है, समाज की कल्चर की भी बात है, कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम की भी बात है। हम यूरोप भी रहा है 1 साल यूएन मिशन में, वहाँ 52 देशों की पुलिस थी, फिर बाकी अमेरिका कनाडा वो सब भी देखते हैं। तो वहाँ पुलिसमैन अगर किसी का चालान कर रहा है तो वो पुलिस चालान कर रही है, आप समझ गए। वहाँ किसी की स्टेटस इन्वॉल्व होते नहीं मैंने देखा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पुलिस में चालान कर रहा है तो पुलिस में कांस्टेबल की हिम्मत कैसे हो गई मेरा चालान करने की, यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती। तो वो कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म आ गया, स्टेटस आ गई। अरे भाई गलती करिए तो आप चालान मुकदमे में क्या कहाँ से स्टेटस ला के ला रहे हो, है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आदमी कानून मानने के बजाय, कानून का पालन करने के बजाय कानून तोड़ने में अपनी ज्यादा बड़ी शान समझता है। तो ये माइंडसेट को पहले बदलने के लिए, बाकी एम्पावर्ड तो है हमारा पुलिसकर्मी, एम्पावर्ड है तभी तो चालान कर रहा है वो, एम्पावर्ड है वो, किंतु उसको इस सिस्टम के थ्रू हम उसे साइड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं कि देखो मैं इसमें हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, उस पोस्ट पे हूँ, मैं प्रशासन में हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं मीडिया में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मतलब दबाव बनाते हैं ये दिखा के कि मेरी स्टेटस है, तुम्हारी हिम्मत कैसे। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि वो तो एक कानून का पालन कराता है, वो अपनी अथॉरिटी नहीं है, कानून की अथॉरिटी। तो कानून को मानेंगे हम सब तो अच्छा हो। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इसके आसपास जो है सूखा जो नशा है, ड्रग्स है, वो बहुतायात में मतलब बच्चे ले रहे हैं। तो इस यूथ को कैसे बचाया जाए, पुलिस ये मामला है। और दूसरा ये कि बहुत सारे सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ सर, ये जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इसके आसपास जो है जो सूखा नशा बेचने वाले लोग हैं, वो माफिया बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और खास करके कैपिटल राजधानी में बहुत ही ज्यादा है। और अगर मैं बात करूँ मसूरी की भी, क्योंकि मैं मसूरी से आता हूँ, तो वहाँ पर अभी मैडम कैंसुला थी, उस दौरान एक ड्रग का एक रैकेट बच्चों का पकड़वाया था कि भाई ये बच्चे, उनके पेरेंट्स आए और बहुत सारे तो उनमें वेटर्स होते थे, उनके बच्चे थे, और उसमें पाया ये गया कि एक पुलिस में एक गार्ड था या वो वहाँ पर जो स्वीपर था वो भी उसमें सम्मिलित था। और ये बात वहाँ पर तस्दीक भी हुई क्योंकि मैडम कैंसुलर के सामने, और हम लोगों ने भी बीइंग ए जर्नलिस्ट कई पिन पॉइंट करे कैमस बैग रोड पे कहाँ पे बिक रहा है, ये सब बताते हैं, लेकिन सुनर लेटर वो फिर जो है पुलिस हो नहीं पाते। इसका क्या है, उस गार्ड पे कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं सर, वो फिर हम बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर बेच रहे हैं, कैमस बैग रोड पे एक पॉइंट है वहाँ पर बेच रहे हैं, या ऊपर हाथी पांव की तरफ है, बताते हुए पुलिस को भी, लेकिन फिर आउटपुट कुछ आता नहीं। एक तो मेरा सवाल है ना, जो पुलिस का गार्ड आपने कहा इन्वॉल्व था, हाँ, या स्वीपर कौन इन्वॉल्व था? जो भी था, एक था, तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं, उसे चेतावनी देके छोड़ दिया नहीं, चेतावनी, और उसने एडमिट किया कि मैं देता हूँ बच्चों को, ये एडमिटेड। चेतावनी का तो ये केस ही नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, हम तो जीरो टॉलरेंस पे करेंगे, ऐसे को जेल भेजेंगे। अभी हम उसको निकलवा लेंगे मामला, अगर कोई पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है किसी भी रूप से ड्रग्स में, वो बर्खास्त भी होगा, जेल भी जाएगा हालत में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करेंगे, हम करेंगे। और जो दूसरा सवाल है कि जो स्कूल कॉलेजों में बिक रहा है, वो बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है स्टेट की एंटी ड्रग पॉलिसी बनाएंगे, उसमें कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी, समाज कल्याण भी, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी बनने हैं, और अवेयरनेस का भी वो है। अकेले पुलिस सोचे आप इतना बड़ा काम है उसको कर लेगी, आसान नहीं, मतलब कर लगे हम लोग, अपने एंटी ड्रग टास्क फोर्स भी बनाई, पर ये बड़ा चैलेंज है। और मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि मैंने तो 4 साल पहले उसको रन अगेंस्ट ड्रग्स कराया था, 20,000 लोगों ने शपथ ली थी, तो हमने जागरूकता और एनफोर्समेंट दोनों साइड में काम किया है, आगे करेंगे, और इसको और कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं इस ड्रग्स के अगेंस्ट अभियान को, वो भी उस पर भी मंथन करें। सर मैं भूपेंद्र कंडारी, मैं इसी सवाल में एक सवाल ये जोड़ रहा हूँ कि अभी शहर में नशा मुक्ति केंद्रों की एक बाढ़ सी आ रही है,
जिसको कुछ नहीं मतलब मैंने देखा, मैंने अभी घूमा हूँ तो मैक्सिमम वो लोग नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं जो खुद नशेड़ी रहे। अब नहीं, इसमें पहले भी एक बात हुई थी कि इनका पंजीकरण होना चाहिए। मैं ये भी आरोप लगा रहा हूँ, यही लोग उठ करके समाज में जा जाके चुनिंदाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं एक बार नशे केंद्र मुक्ति में रह गया हूँ तो भूपेंद्र भंडारी बाईपास पे रहा था तो मैं सहजरा वाले के निशाने पे हूँ, तो उसी के जो लोग मुझे घेर घार के फिर वापस वहां डाले। मैं ये एक आरोप लगा रहा हूँ। दूसरा एक सवाल मेरा ये था सर कि अभी कल सीएम साहब के साथ एक सैद्धांतिक सहमति थी 4 थानों की, ये ट्रैफिक थानों की बात हुई है। वो बात में मेरे ख्याल से साफ स्पष्ट मीडिया के पास आई नहीं है कि उसके पीछे सोच क्या है। एक उसके पीछे मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ। नशा मुक्ति के देखिए, जो हमने अभी सीएम साहब के सामने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें भी हमने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि प्रदेश में करीब 250 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। आपने कहा बाढ़ आ गई, सच 250 बहुत बड़ा नंबर है और वो सचमुच में अनकंट्रोल्ड है। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, क्या होगा, इसीलिए हमने एंटी ड्रग पॉलिसी की मांग की। आप समझ रहे हैं? तो वो बन जाएगी तो चाहे समाज कल्याण विभाग उसका वो बने, चाहे हेल्थ विभाग हो, तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होंगे, तब कोई ना कोई वो आएगा तो हम भी उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकेंगे। तो उसका तो ये सॉल्यूशन है, वो हमने प्रोसेस में डाल दिया है और हमने खुद बहुत जोर दे के रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम एक गढ़वाल में, एक कुआं, 2 नशा मुक्ति केंद्र कहीं ना कहीं सरकारी उसमें होना चाहिए। पुलिस को भी जरूरत है ना, जब हम पकड़ते हैं बच्चे को लग कहाँ लेके जाए, तो हम भी जैसे किसी एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल ले जाते हैं इमीडिएटली। जो नशे से जो ग्रस्त है वो भी कहीं ना कहीं मरीज है, कुछ बच्चे हैं नाबालिग हैं, तो उन्हें भी तो हमें कहीं ना कहीं ले जाने को होना चाहिए। तो अगर कोई ऑफिशियल नशा मुक्ति केंद्र बन जाएंगे गढ़वाल को तो हमारे बहुत काम आए। ये दोनों पॉइंट हमने फ्लैग किए हैं एंटी ड्रग पॉलिसी के लिए। उन्होंने अब मीडिया में भी घोषणा की है, तो सुनो और लेटर बन जाएगी। दूसरा जो आपने सवाल बताया ट्रैफिक थाने, ट्रैफिक पुलिस लाइनों का, उसके पीछे की सोच हमारी ये है कि हमारे थाने जो है वो गाड़ियों से भर गए, ठीक है ना। सारी जो केस प्रॉपर्टी होती है, चाहे एक्सीडेंट की हो, चाहे मर्डर की हो, चाहे कोई और हो, तो वो सारे केस प्रॉपर्टी बन जाती है। केस 10 साल में डिसाइड होता है, तो थानों की संख्या जो है बढ़ती 50 तो जगह ही नहीं। तो एक ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सड़क सुरक्षा समिति बनाई। उसने कहा कि जितने देश के हाईवे पूरे देश में, तो हर 50 किलोमीटर में ट्रैफिक थाना होना चाहिए। ये एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी होता तो शायद बन जाए, क्योंकि रिसोर्सेज चाहिए। तो वो आइडिया बहुत अच्छा है कि भाई जो 50 किलोमीटर, मानिए आप उधमसिंह नगर में 180 किलोमीटर का हाईवे है और अंधाधुंध गाड़ियाँ चलती है, तो उस पर एक्सीडेंट होते रहते। मंगलोर से आप हरिद्वार में 53 किलोमीटर है नारसन से हरिद्वार, तो 53 में 50 किलोमीटर हुआ मोटा मोटा। तो अगर एक ट्रैफिक थाना कहीं खुल जाएगा तो उसका फायदा ये होगा कि जितने एक्सीडेंट के केसेस हैं तो उसमें वो फोकस कर पाएगा ट्रैफिक में। विवेचना भी हायर क्वालिटी की होगी, रिस्पॉन्स टाइम भी बेटर होगा। अभी क्या है, थाना अध्यक्ष तो 50 चीजों में उलझा हुआ, उसका कोई सिपाही आता है एक्सीडेंट अटेंड करने, विवेचना भी वो ऐसे ही कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हमने कहा है कि जब उस सड़क सुरक्षा समिति की रिकमेंडेशन के अनुरूप तो चार थाने हमें हाईवे पे ट्रैफिक के मिल जाए प्रारंभिक तौर पर, तो देखें हम कितना सफल होता है। ये उसके पीछे की सोच। और ये जो वाहन है, ये भी हम ट्रैफिक पुलिस लाइनों में कर देंगे, तो यहाँ थानों की जो सामान्य थाने हैं जिसको 50 दूसरे काम करना, वो उनको अच्छे से करना। जी सर। डीजीपी साहब, हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस पर कुछ कमियां हैं। इसका प्रभाव इसको कैसे और प्रभावशाली बनाया जाए ताकि जनता से पुलिस अपने जुड़ सके और जनता निर्भीक होकर वहां पर जा सके। जो उनकी दिक्कतें वो वहीं पर ही एट ए स्पॉट वहां पर सोल्यूशन हो सके। इसके बारे में कुछ हमने ये, जहाँ मैं जा रहा हूँ आप देख रहे हैं, हर जगह जनता से जरूर मिल रहा हूँ। ये मैंने कल मीटिंग में भी निर्देश दिया है, मीडिया में बात आने से रह गई कि हम कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस करेंगे कि 3 महीने में एक बार जरूर, 3 महीने में एक बार जरूर हर थाने में एक संवाद हो जाए, चाहे वो सीसीओ से लेके और आईजी डीआईजी तक 3 महीने में एक बार पब्लिक संवाद हो जाए, तो वहाँ की नब्ज पकड़ते हैं। तो ऐसा हम जारी करेंगे सिस्टम।
पुलिस के उत्तराखंड पे पुलिस के समक्ष साइबर क्राइम एक नई चुनौती के रूप में उभरा है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो इसमें पुलिस का होमवर्क क्या है, क्या करना है? रुड़की, हरिद्वार, उधम सिंह नगर इस साइड रोज खबरें आ रही हैं। ये रुड़की, हरिद्वार, उधम सिंह नगर नहीं, ये तो बिल्कुल गैर सैन से भी आएगी, खल्ली सैन से भी आएगी, घाट से भी आएगी, धोतरी से भी आएगी, कहीं से घनसाली से भी आएगी। क्योंकि जो साइबर विक्टिम है उसके पास उसे व्यक्तिगत रूप से तो आना नहीं है। तो जो साइबर क्रिमिनल है उसे क्या पता है कि मेरा विक्टिम कहाँ बैठा है, तो वो रेवेन्यू एरिया और पुलिस एरिया और वहाँ में ध्यान नहीं देते। तो ये साइबर क्राइम बढ़ती हुई चुनौती है और ये सबसे बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि उस पर क्राइम करना बहुत आसान है। और शुरू में जब तक अवेयरनेस नहीं थी, लोग बाग 1-1 करोड़ रुपए तक के उनके साथ फ्रॉड हुए। 90 लाख का हमने एजेड आदमी का 2 साल पहले पकड़ा था, नाइजीरियन थे, अरुणाचल से गैंग पकड़ा था। तो चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बढ़ती जा रही है। सिंपल सी बात है, जब पूरा लाइफ ऑनलाइन हो रहा है तो क्राइम भी ऑनलाइन है। और कोरोना काल में बहुत तेजी से लाइफ ऑनलाइन हो गया। जो चीज़ें हम 5 साल बाद देखते हैं ना, वो हमने 1 साल में देखी। एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, नौकरी ऑनलाइन हो गई, पैसा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया, रिलेशन ऑनलाइन हो गई, सोशल रिलेशंस। तो वो जो है वो सारा का सारा तो क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है। क्राइम ऑनलाइन हो रहा है, उसका जो चैलेंज था लकीली हमने समय से पकड़ा। अपने यहाँ शुरुआती फेज में हमने साइबर थाना खोला, उनको ट्रेन किया। फिर हमने हर जिले में साइबर सेल खोले, 13 हर जगह 5-6 आदमी डाले तो 100 आदमी ट्रेन किए। फिर हमने देखा ये भी पर्याप्त नहीं है, थाने वाला कहते तो साइबर सेल जाओ, तो हमने हर थाने में 4-4 लोग ट्रेन किए, इंक्लूडिंग ऑफिस स्टाफ जो मुंशी है वहाँ का, कि भाई साइबर क्राइम होता क्या है, इसमें क्या क्या करना है। तो ट्रेनिंग हमने दे दी, पर उसको साइबर क्राइम को वर्कआउट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। और फिर वो कहाँ बैठा है, तो पॉकेट्स पहले तो सबसे पहले वर्ल्ड में नाइजीरिया ने शुरू किया, इसलिए इसको नाइजीरियन फ्रॉड कर दिया। इंडिया में जमतारा आपने फिल्म देखी होगी इंटरनेट पे, पूरी कॉटेज इंडस्ट्री चला दी उन्होंने। अब वो बढ़ गया, अब सब जगह जा रहा है। झारखंड नंबर 1 है ना, उसका हेडक्वार्टर जमतारा था। अब वो पूरा मेवात एरिया भर गया, भरतपुर एरिया में सब जगह जो है ना क्रिमिनल को इजी रास्ता है। तो हमें चैलेंज बड़ा है। और हमने इसमें भी कल भी डिस्कशन किया कि इन पे कैसे और प्रभावी कार्रवाई हो। साइबर क्रिमिनल्स पे जो एक गैंग पकड़ा जाता है तो हम उस पे गैंगस्टर एक्ट लगाने का, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कराने का, उस सब पे भी आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा है क्योंकि साइबर वर्ल्ड ऐसा है, उसको बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं जिससे हमारी पकड़ में कम है। जब रियल क्राइम होता है ना, तो उसमें क्या है, कुछ में कुछ फुटप्रिंट छोड़ता है क्रिमिनल। अगर कोई डकैती डालने आया, चोरी करने आया, मर्डर करने आया, तो कहीं से आएगा, कहीं जाएगा, कोई देखेगा, किसी चीज में उठाएगा, कुछ होगा। बहुत सारे उसके फुटप्रिंट होते हैं। फुटप्रिंट साइबर के भी हैं पर बहुत कम है, और उनको बाईपास करने के रास्ते ढूंढ दिए। जैसे इंटरनेट कॉलिंग आई, अब वो किसी विदेश के नंबर से कॉलिंग कर रहा है, तो हम रियल नंबर तक कैसे पहुंचे। बैंकों का भी रोल है। इस बार मैंने कल डायरेक्शन दी कि बैंक वालों को भी अरेस्ट करें। जो केवाईसी वैसे तो इतनी सारी लोग कर रहे हैं, और इसके बावजूद आप फर्जी अकाउंट खुल गया, एक अकाउंट आज खुला, कल उसमें 50,000 डला, परसों भर क्यों कर रहे हो यार, इसका मतलब आपको खुद मालूम होना चाहिए फर्जी आदमी है। तो बैंक वालों को भी हम इसमें आगे से अरेस्ट करना शुरू करेंगे। तो साइबर जो है बड़ा चैलेंज है, इसको पूरे देश की पुलिस को इससे भिड़ना है, और आम नागरिक को भी जागरूक होना है कि इतनी आसानी से जाल में ना है। न तो आपकी कोई ब्रिटेन से लॉटरी लगने वाली है जो कहते हैं आपने 1 लाख पाउंड जीत लिया, कैसे जीत लिया जब उन्हें खेला ही नहीं। हमें जो है कोई ऐसे आसानी से घर बैठे बिजनेस देने वाला है। तो वो जो चीजें हैं, जागरूकता की भी जरूरत है, और अपना नंबर भी हमें आसानी से नहीं देना है। इवन हम लोगों को कॉल आ जाती है तो हम उन्हें इजीली डील को जो है ना, कोई पता नहीं कल कोई गुड़गांव से कर रहा था, जेन्युइन था कि फ्रॉड, तो मैंने उसने कहा कि नहीं हम तो बड़े जेन्युइन लोग हैं। मैंने कहा भाई मैं पहले तो आपके ऑथेंटिसिटी तो जानूं, तो मेरे SBI कार्ड के डिटेल जानना चाहता हूँ। तो ये सब रास्ते जो है सर उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ एक वो है सर मेरा, जैसे OLX और फेसबुक पे हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत इजीली मुझे पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है।
तो क्या ऐसी मॉनिटरिंग का भी जो आपने कहा कि क्राइम होता है तो क्राइम को रोकने के लिए कुछ, लेकिन क्राइम ना हो उसके लिए भी पुलिस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने कल बोला है अपने सेल को, साइबर एसटीएफ और साइबर को, कि हम इसमें भी प्रिवेंटिव पे आए। आप जो कह रहे हैं उसको प्रिवेंटिव पुलिसिंग कहते हैं ना, जैसे रेड क्राइम में प्रिवेंटिव होता है ना, प्रिवेंटिव में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव साइबर पेट्रोल करें, ठीक है ना, साइबर एरियाज की पेट्रोलिंग कर रहे हैं प्रिवेंटिव उससे, जिससे कि वो आगे क्राइम न करने पाए। तो ये मैंने अपने उसको बोला है। सर, उत्तराखंड पुलिस में एक प्रचलन देखने में आ रहा शुरू से, और शिकायतें भले अधिकारी तक नहीं पहुंच पाते हो, कि जो इंस्पेक्टर रैंक के थाने होते हैं, लाइन में इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी जब वहाँ सब इंस्पेक्टर को जो है थाना प्रभारी बना दिया जाता है, इसके पीछे भले जो पुलिस के इंस्पेक्टर हो या जो भी है ये नहीं बोल पाते, तो क्या वो इस लायक नहीं है कि वो लाइन में इंस्पेक्टर है उनको थाना प्रभारी नहीं बनाया जाता और उसके जगह जो सब इंस्पेक्टर को बिठाया जाता है, और बात ये आती है कि ये अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के लिए थाना प्रभारी बनाते हैं। इसको मैंने एक पीसी का मीटिंग करके एक हफ्ता पहले इस इशू को सॉर्ट आउट कर दिया है। यद्यपि जो हमने ऑर्डर निकाला उसका हल्का सा मिसकोट भी किया है कुमाऊं साइड में, किसी ने मिसकोट ये कर दिया कि अब एसएसपी नहीं पोस्ट कर सकेंगे थाना अध्यक्ष, ऐसा मिसकोट किया। तो मैं उस पूरा जो ऑर्डर है उसको क्लैरिफाई कर दूँ आपको, उसमें आपका जवाब है, ठीक। वो ऑर्डर में एक आध आईजी डीआईजी का मेरे पास पता चला, वो कहते कि मेरे से पूछे बिना एसपीओ की पोस्टिंग नहीं की जा सकती, तो वो गलत है। कुछ एक आध लोग कह रहे थे अपने एसपी को, तो वो भी मैंने इसके थ्रू क्लैरिफाई किया। एसएचओ को पोस्ट करना एसएसपी का एक अधिकार है, उसके लिए उसे डीआईजी से आईजी से डीजी से परमिशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये उसका काम है पोस्ट करना। दूसरा पॉइंट हमने इसमें बोला मैं तो पूरा कहूँगा कि अगर एक्सक्लूड राइट है उसका, तो ये फिर जो प्रोसेस है हम लोगों का कि मैंने पोस्टिंग कर दी कि उस पोस्टिंग को तो जानेगा, लेकिन उसकी अप्रूवल आपसे लेनी पड़ेगी ना, नहीं लेनी, मैं वही तो अब नहीं वही पे कि पोस्टिंग करना उनका अधिकार है, पहला पॉइंट था, हमने सब क्लैरिफाई किया है। दूसरा पॉइंट है 1 साल पुलिस एक्ट देता है थाना अध्यक्ष को, पुलिस एक्ट, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस के बाद बने थे, आपको पता, उसमें 2 साल था, किंतु पुलिस एक्ट उत्तराखंड ने बाकी रैंक का तो 2 साल रखा, एसएचओ एसओ का 1 साल कर दिया, ठीक। तो 1 साल से पहले अगर हम हटाएंगे तो उसके लिए हमने लिखा, उसके लिए डीआईजी आईजी से पूछेंगे, उनको बताएंगे ना क्यों हटा रहे, ऐसे प्रिंसिपल नहीं हटा देंगे। तो 1 साल से पहले हटाने के लिए पूछना है, ये दूसरा क्लैरिफिकेशन है। और तीसरा जो आपका पॉइंट हमने क्लियर लिख दिया है कि अगर इंस्पेक्टर का थाना है और इंस्पेक्टर अवेलेबल है तो वो ऐसा ही नहीं लगाएंगे, और अगर लगाते हैं तो उसके कारण बताते हुए कि क्यों वो अक्षम मान रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, क्यों वो इंस्पेक्टर के थाने में एसआई को लगा रहा है, वो अप्रूवल फिर अपने रेंज ऑफिसर से लेंगे। ये मैंने चेंज कर दिया, अभी 1 हफ्ता पहले ला। डीजीपी साहब, देश में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पूरी पुलिस व्यवस्था, तो आपका पटवारी व्यवस्था को लेकर आपका क्या मत है, ये रहनी चाहिए या नहीं? जी ऐसा है, मैं 94 में एसपी चमोली बना था, ठीक, तब से मैं पटवारी पुलिस व्यवस्था से परिचित हूँ। फिर मैं 2007-8 में गढ़वाल में आईजी था, 9 में तो कुमाऊं में आईजी था, दोनों को पता भंडारी जी को। तो हम लोग उस टाइम हम थाना खोला दोमाकोट, तो बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है, रेवेन्यू एरिया में। तो हमने एक ऐसा एसओ भेजा जो वहाँ पे जो है वो जो हमने कोरोना काल में मानवीय काम किया वो करता था, ठीक है। तो काफी देर 1 महीने बाद ही जनता खुश हो गई, थाना खोल गया। शुरू में विरोध हो रहा था, क्यों नहीं थाना कितने सालों बाद ऑपरेट हो पाया, किंतु उसके पीछे आप जानते सही कारण नहीं थे, कुछ ड्रग्स माफिया के इंटरेस्ट भी इसमें शामिल थे, है ना। तो ये बहुत सारे कारण भी रहते हैं। अभी मैं गढ़वाल दौरा करके आया हूँ, तो हर जिले ने कहा हमें थाना चौकी चाहिए, पब्लिक हर जिले, उत्तरकाशी में कहा साहब केदारकांठा, धोत्री सब में चाहिए, रुद्रप्रयाग में कहा साहब चौक का पूरी बेल्ट हमारी पे पुलिस चाहिए हमको,
इसमें चमोली में कहा घाट में चाहिए, नारायणगढ़ में चाहिए। तो ये जो इसका मतलब पुलिस की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। उसकी बैकग्राउंड ये भी तो है ना कि जब रेवेन्यू पुलिस तो वो थी जब यहाँ पे जिले ही नहीं थे, थाने ही नहीं थे, तो कहाँ से अंग्रेजों के टाइम में कैसे कंट्रोल करते? तो उन्होंने कह दिया जो पटवारी लगा वही करे, कोई पुलिसिंग भी देख ले। तो अब तो ट्रैफिक बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, उसके साथ विकास के साथ सड़कें बढ़ रही हैं, तो साथ साथ एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ क्राइम भी आ जा रहा है। जब विकास होगा तो उसके साथ क्राइम भी आएगा, पैसा आता तो क्राइम आ जाएगा। तो ये जो चीजें बढ़ रही हैं तो हमें सर्टेनली आवश्यकता तो हो गई है, तो अब जरूरत भी है और एक्सेप्टेबिलिटी भी है। तो मैं तो इसी व्यू का हूँ कि धीरे धीरे जो है जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ आवश्यकता है, जहाँ क्राइम बढ़ा है, जहाँ सड़क पहुँच गई है, जहाँ टूरिस्ट जा रहा है, जरूर से जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए ना, चौकता हो केदारकांठा हो, 1000 टूरिस्ट जा रहे हैं, कुछ भी घटना हो जाएगी, पटवारी बेचारा क्या करेगा? पुलिस सिस्टम है, वायरलेस है, इमीडिएट उसको हेल्प की जरूरत है। तो ये सब भी सर इस पर बात भी सीएम साहब से होगी बैठक में, चर्चा हुई है। यही हुआ कि धीरे धीरे जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जो है बोलिए। एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि हरिद्वार महाकुंभ अब आपके सिर पे है। केंद्र ने जो गाइडलाइन बनाई है काफी सख्त है, श्रद्धालु भी वहां आएंगे, तो इस भीड़ नियंत्रण के लिए अब आप क्या करेंगे? क्या बाहर अन्य स्टेटों से भी आप पुलिस बल मंगवाएंगे? पुलिस बल तो मंगवाया जा रहा है। मुख्यतः तो केंद्र सरकार की तो आ रही है कंपनियां, सीएपीएफ, एनडीआरएफ की भी आ रही है, सीआरपी और आईटीबीपी, एसएसबी ये भी आ रही है। ठीक है, 40 कंपनियां तो ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं, 10 कंपनियां आ भी चुकी हैं, और बाकी फोर्स हम यूपी पुलिस से भी बुलाएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस को भी उनका अनुभव है पुराना, तो ये इतनी हमारी प्लानिंग है। पर अभी तक भी कुंभ का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ है। जो गाइडलाइन जारी हो गई है उसका पालन कराएंगे ही कराएंगे। अभी 14 जनवरी को पहला स्नान था, जिसको कुंभ का नहीं माना जा रहा, पर कुंभ ईयर में है, तो पुलिस को तो कराना ही है जैसा भी था। तो अब हम देख रहे हैं 12 फरवरी, 16 फरवरी, 11 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 27 फरवरी आ रहा है, और इनके थ्रू हम असेस भी कर लेंगे, हम कोशिश भी करेंगे गाइडलाइंस का कैसे पालन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है ही है, और बॉर्डर पे चेक भी कराएंगे, जो आरटीपीसीआर टेस्ट की बात केंद्र की गाइडलाइन है उसको चेक भी करवाएंगे। अदरवाइज फिर लोगों को ये करते हुए, पालन कराते हुए लोगों को आने दें। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भीड़ जो ओरिजिनल भीड़ थी उससे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ कम होगी। तो हमारे अरेंजमेंट पूरे रहे। हमने शुरू से लेके आईजी कुंभ से, मैं जितने दिन से मैं डीजीएलओ से बातें कर रहा था कि हम तीनों तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं। एकदम फुल स्केल पे भीड़ आती है, 60-70% आती है, और 20-30% आती है। हमारे तीनों स्टेट के अरेंजमेंट से पूरी तैयारी है, और हम तो यही कहेंगे कि उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध है कुंभ को सुरक्षित कराने। महिला सुरक्षा को लेकर क्या आपका एक्शन है? देखिए, महिलाओं की जो महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो मैं उत्तराखंड को मतलब ऑलमोस्ट बेस्ट स्टेट में से रेट करूँगा, और फेवरेबिलिटी टुवर्ड्स वुमेन में उत्तराखंड पुलिस, उसमें उत्तराखंड नंबर 1 आया भी है एक इंडिपेंडेंट सर्वे। और दूसरा प्रूफ है कि आप यूपी के किसी शहर में चले जाइए, हमने तो 12 साल एसएसपी तो मैंने यूपी में ही करी है, 9 बजे के बाद हम कोई सड़कों में नहीं देखते। हमारे देहरादून में आपको रात के 12 बजे भी महिलाएं अकेले गाड़ी चलाने जा रही है, अकेले। तो मैं इसको ऐसे रेट करता हूँ कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से इन जनरल उत्तराखंड इज इन बेटर पोजीशन फर्स्ट। सेकेंडली, हम अपनी ओर से संवेदनशीलता की बात है, हमने हर थाने में महिला डेस्क बना दिया। अभी तक उनका ऑफिस अलग नहीं था, वो ऑफिस भी अलग कर दिया। आप देखेंगे विदिन मार्च तक आपको हर थाने में अलग कमरा होगा, या फिर एल्यूमिनियम का डेस्क बनाने का होगा, और 1 महिला सब इंस्पेक्टर, 4 महिला कांस्टेबल हर थाने में। तो जिससे हम हर थाने को महिला फ्रेंडली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये मैं पहले ही डायरेक्शन दे चुका हूँ कि शिकायत का रिसीव करना मैंडेटरी है, जो नहीं करेगा उन पर कार्रवाई होगी। FIR
जहाँ आवश्यक है FIR भी रजिस्टर की चाहिए। तो यही संवेदनशीलता उसमें दिखानी है, यही हमने करना है, उसके लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। बाकी और भी एक हम जागरूकता की ओर बना रहे हैं कि क्या लोगों को, महिलाओं को, लड़कों को आइडिया नहीं है कि क्या उनके अधिकार है। उस पर एक बुकलेट बनाएंगे जल्दी, उसको स्कूलों में भी लगवाने की कोशिश करेंगे और जिससे लोग उनको अपने अधिकारों का पता। आई थिंक ये सारे स्टेप्स जो है काम आएंगे, मतलब और ज़्यादा एनवायरमेंट को सिक्योर बनाएंगे। सर स्टूडेंट कैडेट पुलिस का कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या चल रहा है सर? स्टूडेंट कैडेट पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो केंद्र सरकार ने लिया था MHA में। उसको 2.5 साल हो गया, पिछला 1 साल कोरोना में चला गया तो इसमें दिखाई नहीं दिया जाता, ठीक है ना। स्कूलों में जाना है, बच्चों को कैडेट बनाना है, जैसे NCC के पैटर्न पे। उनकी सोच थी कि NCC के पैटर्न पे कैडेट्स बनेंगे और फिर ये जो है पुलिस के जो इश्यूज हैं जागरूकता के, उनको पहचानेंगे, ट्रैफिक हो, ड्रग्स हो, साइबर हो, महिला सुरक्षा हो, और फिर वो उसमें एक प्रकार से पुलिस के एम्बेसडर भी बने। इसमें कमी रह गई थी जब ये आया तो केंद्र सरकार ने ट्रेनिंग का तो पैसा दे दिया, वर्दी का पैसा नहीं दिया, यूनिफॉर्म नहीं। तो कल हमने इस मीटिंग में, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि जब तक पुलिस की उनको वर्दी नहीं देंगे उनमें फीलिंग ही नहीं आएगी कि पुलिस की कैडेट, और कोई बड़ा खर्चा नहीं, तो वो एग्री कर गए, इमीडिएट एग्री कर गए। तो अभी इस साल से इनको वर्दी भी दी जाए। इसी तरह साहब आपके पास 2 और हैं जो पुलिस के साथ आपके काम कर रहे हैं। एक तो आपके पास होमगार्ड्स हैं और एक सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस आपकी नागरिक सुरक्षा जो होती है वो कर रही है। तो जैसे आप नया जो आपने पुलिस कॉन्सेप्ट अभी कहा है कैडेट्स का है, जब ये इन दोनों के लिए आपके क्या गाइडलाइंस है अभी, इनके में क्या होगा? क्योंकि अभी जो कोरोना काल था, मैंने देखा है अपने उसमें वर्किंग में भी सिविल डिफेंस ने जो उनके वॉलंटियर्स थे उनको तो तनख्वाह भी नहीं दी जाती, उन्होंने बहुत काम किया था आपके साथ। तो उनके लिए आपकी, क्योंकि वो भी आप ही को बिलोंग कर रहे हैं, आप ही पुलिस में, उसमें क्या करें? पॉइंट तो सही है, वो तो केंद्र सरकार की जो योजना है वो ऑनरेरी है, पुलिस कैडेट भी ऑनरेरी है पूरा। होमगार्ड को पेमेंट मिलती है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जवान के बराबर हो गई है। उसको सम्मान के लिए, सम्मान के उनको, क्योंकि उनको सम्मान एक चाहिए होता है। तो उसमें आपके जैसे इसको आप जैसे आपने कहा ना कि पुलिसिंग अभी कैडेट्स बन रहे हैं, तो उनको आप प्रॉपर्ली ड्रेस देंगे, ये देंगे, ये ऑलरेडी आपके पास एक विंग है ही है, आपके पास 2 विंग तो ही है। इनको आप किस तरफ आप आगे बढ़ाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि होमगार्ड की जो विंग है उसको धीरे धीरे वो काफ़ी बढ़ चुकी है। कमांडेंट जनरल होमगार्ड भी रह चुका है, उनकी सैलरी अब पुलिस के समकक्ष करी है, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो गई है। पहले उनका 400 पे बता था, 600 साढ़े 600 हो गया उसमें, ठीक है। और वो ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पुलिस के साथ कर रहे हैं, अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, वर्दी भी उनको अच्छी मिल रही है। सिविल डिफेंस में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है उनका कि उनको वर्दी देना है, वो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, पर वो मेरे कमांड में नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। डीजीपी साहब, मैं लगभग रोज मुझे आप कुछ बोले थे, कुछ रोज मैं 10 से 12 अखबार पढ़ता हूँ और लगभग रोज ऑनलाइन एविडेंस देख रहा हूँ। 5-6 केस विशेषकर देहरादून में जो ये जो जमीनों का धंधा है, आदमी अपने पूरे जीवन की कमाई इसमें जो है गंवा दे रहा है। काफी बड़ा माफिया इधर चल रहा है। तो और दूसरा, इसमें जो आप लोगों ने SIT गठन की है, जो केस जिसके पास जाते हैं, कुछ ऐसे भी समझ तो आया कि SIT उसको विवेचना उत्तर करके कंप्रोमाइज कराती है। तो ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास है कि कितने केस आए, कितने सॉल्व हुए? विशेषकर इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव चल रही है? क्योंकि देहरादून में तो बाकी राज्य, पूरे राज्य में होगी, पर देहरादून में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आंकड़ा तो हमारे पास है, इस टाइम मेरे साथ नहीं है। काफी केसेस थे, 400-500 प्लस है एक साल के, जो SIT अगर आप आज कल परसों 3 दिन के भी अखबार उठाएंगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, 4 साल भर से 400-500 केस होते थे जो SIT जो बनती थी। अब वो SIT उस रूप में तो खत्म कर दी गई है शासन द्वारा, परंतु मैंने अपनी मीटिंग में कल बहुत जोर देकर के कहा है, मैंने अपनी किताब में भी एक पूरी कहानी लिखी है, इसमें खाकी मेरे साथ में ये कहानी इसी टॉपिक पे जमीनों का खबर करना है। एक CISF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, पूरी जिंदगी की कमाई 12 लाख थी उसकी, उससे उसने रोटी में जमीन खरीदी और उसको माफिया हथियार लेते हैं। जो जमीन खरीदी वो पहले ही किसी और को बिकी हुई थी, दूसरी बार बेचता है, तो उसको हमने कराया, विरोध दर्ज किया, गैंगस्टर किया
जेल भेजा उन सबको, और करीब जब मैं यहाँ पे आईजी रेंज था तब उस इंस्पेक्टर ने मुझे आके बताया साहब जो है मुकदमा डिसाइड हो गया, उनको सजा भी 3 साल की कंफर्म होगी, मेरा पैसा भी मुझे 12 लाख मिल गया। तो कई लोग हमारे करप्शन में की वजह से, मैं तो ऊपर मान रहा हूँ, किसी न किसी वजह से इसमें जो रिलीफ नहीं दिला पाते वो गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हो रहा है और इसके थ्रू बहुत बड़ी माफिया गर्दी हो रही है। हमने तो कहा है कि मुकदमे भी दर्ज करेंगे, उन पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे और प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे। टॉप के पुलिस अधिकारी जिनके करोड़ों रुपए इस माफिया के साथ इन्वेस्ट हुए हुए, क्या ऐसा भी कोई जानकारी आपके आगे अधिकारी और किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मामले में आप संकोच करेंगे? एट प्रेजेंटली एसटीएफ के अंदर ही 1 करोड़ रुपए का, एक आईजी का 1 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इसी तरीके से वो लोग विचार भाग चुके हैं मुल्क छोड़कर, लेकिन पुलिस वाले चुप हैं। देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई किसी पुलिस अफसर का मेरे संज्ञान में किसी ने कोई केस नहीं दिया है। एक आध रिटायर्ड लोगों के केस आते रहते हैं, इनकम टैक्स वालों के भी, फॉरेस्ट वाले भी मुझे याद आ रहे हैं जो मेरे डीसी पीरियड में, उनके इस तरह के इशू यूपी से भी लोग आते हैं। तो हम तो चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो आम आदमी है, अगर किसी के साथ भी फ्रॉड हुआ है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। जो आपका दूसरा इशू इन्वॉल्व है, अगर ऑफिसर है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे है तो वो एक अलग इशू फिर बिजनेस में डील होगा। जी, आपने ये बताया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बहुत बेटर करेंगे। पुलिस की जैसे ट्रेनिंग है, चाहे वो साइबर से संबंधित हो या FSL से हो या आधुनिक शस्त्रों का हो, तो इस दिशा में पुलिस क्या स्टेप लेगी? हम ट्रेनिंग को और ज़्यादा मतलब उसमें चेंजेस के लिए हमने ऑलरेडी बोल दिया है, क्योंकि जो एज ओल्ड ट्रेनिंग है उसमें बदलाव की जरूर है, उसमें संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है, उसमें आधुनिकता बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, सारी एसओजी और STF जो कर रही है ये सारा हमारे सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, तो हमने 1 हफ्ते का कैप्सूल डाल दिया सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में भी, स्लो ट्रेनिंग में, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे तो आगे अच्छे वो विवेचक नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही महिला सुरक्षा पे संवेदनशीलता के लिए उसमें 1 हफ्ते का पूरा कैप्सूल डाल दिया, फोक्सो और महिला मिला। तो ये जो साइबर है, साइबर पे पूरा एक हमने डाल दिया, तो इसको हम पूरे के पूरे सिलेबस को ही रिवाइज कर रहे हैं। जो पुराना ट्रेनिंग समय उतने रखेंगे पीरियड, किंतु उसमें क्या पढ़ा जाएगा उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा काफी लंबा प्रोग्राम चल रहा है। सर, पुलिस मॉडर्नाइजेशन की दिशा के अंदर जो ना क्या आप कह रहे हैं? पुलिस मॉडर्नाइजेशन में हमारे पास दुनिया भर के आइडियाज आ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे उसको अगले 2-3 महीने में आपको दे देंगे क्या शेप देगा। जैसे कुछ आइडियाज कुछ बताइए सर, क्या जैसे भी बुक लागू करेंगे, जो हमारे कांस्टेबल बी बुक रखता था उसके मोबाइल में आ जाएगा सब, ई बुक सिस्टम लागू करेंगे। हम पोस्टमार्टम को ऑनलाइन कर देंगे, हॉस्पिटल से जोड़ देंगे सीधा, आम आदमी को ऑनलाइन मिलेगा। जो हमारी देवभूमि ऐप है उसको और पॉपुलर करके उसमें और ज़्यादा सुविधा बढ़ाएंगे, पब्लिक के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे। जैसे ड्रोन है उसका यूज बढ़ाएंगे। अभी एक मैंने ऐप देखी कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसमें जो फायर फाइटिंग है उससे हो नहीं पाती है। पहले तो 2-3 मंजिला बिल्डिंग होती थी, 6-7 मंजिला बिल्डिंग, तो हमारी वो कुछ पाइप काम नहीं करेगी, तो उसके लिए कुछ ड्रोन बेस्ड सिस्टम आ गए, तो वो सब यूज करेंगे। तो ऐसे आइडियाज आते जा रहे हैं। स्मार्ट हेलमेट एक आ रहा है, उससे वहीं पूरी लाइव रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। तो हम उसको उन आइडियाज के प्रति पॉजिटिव हैं, और जितना अपना ही नहीं पूरे देश में जहाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, दुनिया भर की जो टेक्निक्स है सबको हम देखते रहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। सर, आपकी सोशल जो कनेक्टिविटी है उससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपके SSP रहने से लेकर DG बनने तक आपने अपने सोशल कनेक्टिविटी का बड़ा अच्छा उपयोग भी किया करते रहे। अभी हाल ही में आपने एक एक्सपेरिमेंट PhD लेवल पे किया जिसमें आपने सोशल लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट किया, जिसमें लोग अगर माहौल कोई खराब करता है सोशल मीडिया के थ्रू उनका इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे से किया। हरिद्वार और रुद्रपुर के बड़े अच्छे उदाहरण हैं जहाँ में हरिद्वार की जिसकी घटना हुई उसमें लोगों ने बहुत प्रोडक्टिव होकर उसको काफ़ी माहौल को दिया। तो क्या
ये स्टेट लेवल पे जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये अच्छा चला, इसको क्या जिले लेवल पे और थाने लेवल पे भी करने का कुछ प्लान है? इसको हमने जो जिसका जिक्र कर रहे हो मैं बता दूं, हमने एक ग्रुप बनाया है स्टेट लेवल पे डिजिटल वॉलंटियर्स, उत्तराखंड पुलिस डिजिटल वॉलंटियर्स। ये हमारे वॉलंटियर हैं, सोशल मीडिया पे वॉलंटियर्स हैं, कोई ऑनलाइन है, कोई उनको पैसा नहीं दिया जाता, किंतु वो हमारी हेल्प करते हैं किसी की झूठ को काउंटर करने में, फेक न्यूज को काउंटर करने में, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने में। उसी का आप उस वाला जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने तो एसपी को बोला है कि आप इसको इतना और ज़्यादा एक्टिवेट करिए। कई लोग इसको डिजिटल वॉरियर्स और डिजिटल आर्मी और इस तरह के नाम दे रहे हैं कुछ स्टेट, मैंने तो डिजिटल वॉलंटियर नाम दिया। ठीक है, इंद्रभूषण बड़ोनी, आपका स्वागत है। आप एक आपने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई ना डीजी साहब, आपने अपनी पुलिस की प्राथमिकताएं गिनाई, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि दूसरे राज्यों के कई दुर्दान अपराधी यहाँ छुपे रहते हैं और वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद यहाँ आ जाते हैं। तो दूसरे राज्यों की पुलिस को जब पकड़ के ले जाती है, यहाँ की पुलिस को तब पता चलता है। हरियाणा की पुलिस ने पकड़ पाई और 9 बॉर्डर का आदमी हमने पकड़ दिया 1 लाख का इनाम। पश्चिम उत्तर प्रदेश इधर कई हुए तो नेचुरल है, स्टेट बॉर्डर का फायदा उठाता है तो उसका आना जाना नेचुरल है। मेरा आपसे ये हम लोग दूसरे स्टेट से बेटर कर रहे हैं। इस पे भी जो है ध्यान दीजिए। बात वही थी, अब क्या बोलना है? अरे नहीं, ये बात तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है। साथियों, अभी प्रोग्राम में सोचा था कि अगर अरे जरा ये मुद्दों पर चर्चा हुई है। कल भी आपका मीटिंग थी, उसमें पूरे 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है। 4-5 पॉइंट क्या कर रही है, क्या उसकी भविष्य में की योजनाएं हैं, क्या हमें सरकार से सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे मुद्दों पे हमने कहा है सभी एसपीज को कि हर थाने पे एक बार में 3 महीने में एक बार जरूर पब्लिक से संवाद हो, चाहे वो एसपी खुद करे या सीओ करे या DIG या रेंज करे, 3 महीने में एक बार पब्लिक से बात। डीजी साहब, एक साप्ताहिक अवकाश वाली बात जो आपने कही थी, किस तरीके से अब बाकी 4 जिलों में यानी कि 1 मई से पूरी व्यवस्था लागू होगी? जो मैंने लागू किया था वो पहले ऊपर के 9 जिलों में किया था। उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल नहीं होता तो ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पुलिस की क्रूशियल इशूज कम है। अगर नीचे हम करते अचानक से वो होता तो हमें पुलिस में दिक्कत आ सकती है। तो एक्सपेरिमेंट वहाँ हमारा सफल हुआ तो हम इसको नीचे भी लागू कर। दूसरा कारण ये था कि अभी कुंभ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कुंभ में गई थी, एक साथ से डबल रोड हमारा थाना नहीं ले पाता, तो कुंभ खत्म हो रहा है 27 अप्रैल को आखिरी स्नान, इसलिए 1 मई से हम पूरे प्रदेश में लागू। सर जरूरत पड़ी तो बुलाया जा सकता है। सर वो तो इस कॉन्सेप्ट में ही है। सर समझते हैं, 1 मिनट को क्लियर कर दो। साप्ताहिक अवकाश में और साप्ताहिक विश्राम, कॉन्सेप्ट में वो साप्ताहिक छुट्टी नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि उसके हफ्ते में एक बार उसे रेस्ट दिया जाएगा, उसका ड्यूटी रजिस्टर में नहीं लिखा होगा, लिखा रहता है ना रोस्टर पे, ये संतरी होगा, ये जो है इसकी पिकेट होगी, ये यहाँ पेट्रोलिंग करेगा। तो एक दिन हफ्ता उसका खाली कर दिया जाएगा। फिर भी कोई उसकी इमरजेंसी ड्यूटी है तो उसे करनी है। कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना है हमें, कुछ और लाइन ऑर्डर तो करेगा। तो रूटीन वाले जो है उसके काम वो उसे नहीं करते। डीसी साहब, ये बैरक में जो सर थाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, थाने में मेरे ख्याल से प्रश्न काफी उन्होंने उत्तर दे भी दिए हैं। और मैं एक मिनट मैं अध्यक्ष जी से जानूंगा कि वो उनका स्मृति चिन्ह देकर हमारे प्रेस क्लब में आए, उसको स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। थोड़ा पीछे और साथ ही और पूरे प्रेस क्लब की तरफ से और पत्रकार जगत की तरफ से मैं उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मुझे आशा विश्वास है कि जो उन्होंने बातें कही हैं
उसमें एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त कर अध्यक्ष को माइक सौंपूंगा कि वो उनका धन्यवाद करेंगे कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर की तलाश कर, दरिया अगर मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। मुझे लगता है कि डीजीपी महोदय हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुंचे। ये इनका प्रेस के प्रति जो लगाव प्यार है ये हमेशा बना रहे। और इसके साथ सर एक और हमारा सुझाव था, इससे पहले ग्रीन कार्ड बनते थे पत्रकार लोगों में, जिसमें जो गाड़ी का वो सब कुछ उसी में ग्रीन कार्ड नहीं होता था, मेरे ख्याल बीच में बंद हो गया था। तो ये अगर ग्रीन कार्ड वाला ये ग्रीन कार्ड वाला सर द्वारा पत्रकारों के लिए हो जाए, तो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, ये ग्रीन कार्ड उनका एक बार कैंप लगा के द्वारा हो जाए तो ये ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल काम करते हुए